गुदगत बीमारियों की श्रृंखला में हम आज नए एक डिज़ीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। उस डिज़ीज़ का नाम है गुद विदीर्ण या फिशर इन एनो। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, आपके बीच आज इस श्रृंखला में एक नई डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे, फिशर इन एनो या गुद विदीर्ण। जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, गुद विदीर्ण। गुद मीन्स एनल रीजन, विदीर्ण मीन्स चिर जाना या फट जाना। एनल रीजन में जब कभी चीरा लग जाता है या कट जाता है या फट जाता है किसी भी कारण से, तो वहाँ एक लक्षण पैदा हो जाते हैं जिसे फिशर इन एनो कहा जाता है। अब गुद विदीर्ण क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि इसमें मुख्य एक कारण है कब्ज़ होना, कॉन्स्टिपेशन होना। ये गुदागत बीमारियों में सबका एक मूल ही कारण बेसिकली होता है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन जो है वो कई तरीक़े से हो सकती है, कई वजह से हो सकती है। तो उसमें पहला जो हमारा कॉन्स्टिपेशन का कारण है वो है खाना। हमारा खाना कई बार ऐसा हो जाता है जिससे कि कब्ज़ हो जाती है। खाने में हम अगर लो फाइबर डाइट लेते हैं तो कब्ज़ हो जाती है, जिसमें कई बार जो है हम नॉनवेज ज़्यादा ले लेते हैं तो भी कब्ज़ होती है। पनीर ज़्यादा लेते हैं, कई बार उससे भी कब्ज़ होती है। या फिर फास्ट फूड लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इसको हम ज़्यादा खाते हैं तो भी दिक्कत होती है। या मैदा से बनी हुई चीज़ें हो गई, जैसे चाउमीन हो गई, मैगी हो गई, और ये आपके समोसे हो गए और मटर वगैरह हो गए। इन सब चीज़ों को खाने से भी कब्ज़ होती है। तो इन सब चीज़ों को इसमें अवॉइड करना होता है। दूसरा, कई तरह की बीमारियां ऐसी होती है जिसकी वजह से भी कब्ज़ होती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, इसकी वजह से भी कब्ज़ होती है। या फिर ओल्ड एज में या मिडल एज में जब हमारे दांत और दाढ़ें ख़राब हो जाती हैं, हम उसको निकाल लेते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है, तो उसकी वजह से जो खाना हम प्रॉपर तरीके से चबा नहीं पाते हैं और हम उस खाने को ऐसे ही निकल जाते हैं, उसकी वजह से भी कब्ज़ होती है। कई बार देखने में ये भी आता है कि ये इस तरह की व्याधि उनको भी होती है जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, उनको भी गुद विदीर्ण होने के चांसेस होते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में भी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर होती है, उसकी वजह से भी गुद विदीर्ण होता है। या फिर डिलीवरी के टाइम जब प्रसूता जोर लगाती है बच्चा पैदा करने के लिए, तो भी एनल रीजन पे प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से भी गुद विदीर्ण या हेमरॉइड जैसी बीमारी हो जाती है। अब जब ये बीमारी होती है तो इसमें लक्षण क्या आते हैं? लक्षण आते हैं कि पेशेंट का कंप्लेंट करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जलन होती है, जब वो मल को बाहर निकालता है लैट्रिन करते हुए उसको पेन होती है, और ये पेन कई बार पूरे दिन भर उसके साथ रहती है और जलन उसके साथ पूरे दिन भर रहती है। और कभी कभी देखा जाता है कि खून आता है। वो खून कई बार लैट्रिन करने के बाद एक दो बूंद या 3 बूंद के ड्रॉप्स के रूप में भी आता है। या फिर लैट्रिन में एक लंबी सी लाइन लग जाती है जिसको ब्लड स्ट्रीक कहते हैं, तो वो भी गुद विदीर्ण का एक मुख्य लक्षण होता है। जब ये गुद विदीर्ण पुराना हो जाता है, काफ़ी पुराना हो जाता है, तो जिस जगह पे ये कट और चीरा लग जाता है उस जगह पे एक मस्सा बन जाता है जिसको सेंटिनल टैग कहते हैं। ये सेंटिनल टैग स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा होता है, पर धीरे धीरे जब ये डिज़ीज़ और ज़्यादा पुरानी हो जाती है या फिर बीच में कभी भी कॉन्स्टिपेशन द्वारा से हो जाती है, तो ये सेंटिनल टैग एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। इसको हम कई बार फील करते हैं, अगर हाथ से पेशेंट देखता है, उसको महसूस करता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे किशमिश का दाना होता है। तो कई बार वो सूज के इतना बड़ा हो जाता है तो पेशेंट को लगता है कि मुझे तो बवासीर हो गई है, जबकि ये बवासीर नहीं है। ये बवासीर से हट करके हम इसको गुद विदीर्ण कहते हैं, और यही इसका एक प्रमुख लक्षण है बवासीर से कि ये किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो गुद विदीर्ण जो है ज़्यादातर फीमेल्स में देखी जाती है, ज़्यादातर फीमेल्स में इस तरह की डिजीज़ होती है। गुदा में एक रिंग होती है जिसको हम एनल रिंग कहते हैं, और ये मसल फाइबर से बना हुआ एक रिंग होता है।
इसकी जो ये इसका काम होता है वो काम ये होता है कि रेक्टम में जब हम फीकल मैटर इकट्ठा होता रहता है, मल इकट्ठा होता रहता है, तो ये जो रिंग होता है ये आसानी से मल को बाहर नहीं आने देता है जब तक कि रेक्टम पूरी तरह से भर ना जाए। जब ये भर जाता है तो उसके बाद हमें एक ऐसी इंटीमेशन मिलती है कि भाई अब हमें बाहर जाना है, तो ये रिलैक्स हो जाता है। लेकिन इसकी एक कैपेसिटी है, इसको खुलने की, इसको फैलने की एक कैपेसिटी है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को हम जब खींचते हैं तो उसकी खींचने की एक कैपेसिटी है। अगर उसको हम उससे ज़्यादा खींचते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्रैक्स नज़र आते हैं। ठीक इसी तरह से ही गुदा मार्ग में भी होता है। उस गुदा मार्ग को भी एक उसके फैलने की एक कैपेसिटी होती है। जब उसकी कैपेसिटी से बाहर लैटिन सख्त या मोटी आती है तो गुदा मार्ग में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। जो गुदा मार्ग के अंदर जो एक म्यूकोजल लेयर होती है उस लेयर में क्रैक्स आ जाते हैं। तो म्यूकोजल लेयर एक्चुअली प्रोटेक्शन का काम करती है। क्रैक आ जाते हैं तो क्रैक आने की वजह से जो वो उसका जो पीछे का एरिया है वो एक्सपोज हो जाता है और उसके साथ जो है फीकल मैटर टच करता हुआ निकलता है। जब भी ये टच करता हुआ निकलता है तो जो फीकल मैटर होता है इसके अंदर हमारे नमक होता है, मिर्च, हम जो मिर्च मसाले हम खाते हैं, तो जब उसके साथ टच होता है तो उसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है और उसी वजह से ही खून की भी बूंदें आनी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। पेन कई बार पूरे दिन भर रहती है और पेशेंट बहुत घबरा जाता है इसमें। उनको ऐसे महसूस होता है कि मेरे साथ पता नहीं कौन सी बीमारी मुझे हो गई है कि बहुत पेन, असहनीय पीड़ा होती है और वो वहाँ पे देख भी नहीं सकता है। और फ्लश में कई बार 2-3 ड्रॉप्स जाने से वहाँ पानी होता है और वाइट उसका कलर होता है जैसे फ्लश का, तो रेड उसके ऊपर इतना ज़्यादा दिखाई देता है कि जो पेशेंट होता है वो घबरा जाता है कि बहुत ज़्यादा खून निकल गया, जबकि इतना खून इससे नहीं निकलता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे बचा कैसे जाए? तो बचने के लिए सबसे पहले तो वही जो कब्ज़ के कारण जितने भी कारण हैं और उन कारणों को हमें त्यागना पड़ेगा, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। फास्ट फूड नहीं खाना है, कम से कम खाना है और फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, उबली हुई सब्जियां ज़्यादा लेनी है। बात का हमें और ध्यान देना है कि पेशेंट ऐसे में खाना बहुत कम कर देता है। खाना उसे लगता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा करने से उसकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है। भोजन अगर आप इसमें बहुत ही कम कर दोगे या बहुत ही सिलेक्टिव कर दोगे, सूखा खाना स्टार्ट कर दोगे, तो कब्ज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा तकलीफ़ आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भरपेट खाना खाना है, इसमें फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, सब्जियां ज़्यादा लेनी है। और कई बार पेशेंट अपने मन से ये भी सोचता है कि या कई बार उसको ये सुजेस्ट किया जाता है कि भाई जो दही होती है, दही ठंडी होती है, उसकी वजह से उसको खाने से भी इन डिजीज़ में आराम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। दही खाने से भी कब्ज़ होती है, तो दही खाना भी इसमें अवॉइड करना चाहिए। और इसमें हमें हेल्पफुल क्या हो सकता है कि रात को सोते हुए अगर सील गर्म दूध पिया जाए तो वो सुबह आपका जो है वो कब्ज़ होने की चांसेस को कम कर देता है, लैटिन इजीली हो जाती है, तो पेन नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो लूज़ मोशन भी इसके लिए हानिकारक होते हैं। दोनों स्टेजेस, या तो कब्ज़ होना या ज़्यादा लूज़ मोशन होना, ये दोनों कंडीशन में पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहती है। तो लूज़ मोशन से भी बचना है, अपने आप को बचाना है, और कब्ज़ होने से भी बचाना है। तो जब भी इस तरह की सिम्टम कभी आते हैं तो आपको तुरंत किसी नज़दीक के जो एक्सपर्ट है उनके पास जाना चाहिए और उनसे इसकी सलाह लेनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा देना चाहिए। नहीं तो यहाँ क्या होता है कि जब ये कट लगता है तो इस जगह का जो एनल का जो रीजन है वो और भी संकीर्ण हो जाता है, वो और भी नैरो हो जाता है, क्योंकि जहाँ जब भी कहीं पे हमारे मसल में कहीं भी कट लग जाता है या घाव हो जाता है तो वहाँ की मसल सिकुड़ जाती है, तो रास्ता और भी, लैटिन का रास्ता और भी ज़्यादा नैरो हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे ये जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ये ठीक करने में इसमें उतना ही ज़्यादा समय लगता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, तो इसे तुरंत दिखाना चाहिए। अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको इस तरह की पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप घर पे भी इसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज? सिर्फ आपको एक पेन में एक रिलीफ मिल सकता है। वो रिलीफ कैसे मिल सकता है कि आपको एक टब में गर्म पानी लेना है, जितना आप उसको सह सकते हो उतना गर्म पानी लेना है, तो उस टब में बैठना है, उसमें एनल रीजन में उसमें सेक लगनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब वहाँ पे गर्म पानी उसके कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे जो मसल स्पाज्म हुआ होता है, जो मसल स्पाज्म होता है वो रिलैक्स हो जाता है। उससे रिलैक्स होने की वजह से पेन में आराम होता है और पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है।
तो ये कुछ एक उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं। बाकी जो इसकी चिकित्सा के लिए वो तो आपको नज़दीक के किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाएं या किसी एक्सपर्ट के पास जा करके इसका इलाज करवाएं, ताकि आपको भविष्य में इससे होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हों वो ना हो पाएँ।